एक गांव का आवारा कुत्ता रोता हुआ भगवान भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत पर न्याय मांगने के लिए जाता है और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद भगवान भोले बाबा से 3 प्रश्न करता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार की बात है कि गांव का एक आवारा कुत्ता कहीं जंगल से एक सूखी हड्डी ले आया और उस हड्डी को जहाँ पर एक गाय बंधी हुई थी एक खूंटे से, उस गाय के पास में बैठ करके उसे काटने लगा है, उसे खाने लगा है। तो जब गाय ने देखा है तो बहुत क्रोध आया, लेकिन गाय खूंटे से बंधी हुई थी तो उस कुत्ते को मार करके तो भगा नहीं पाई, लेकिन क्रोध में आकर के कुत्ते से बोली है, कुत्ते आज मुझे मालूम पड़ गया कि तुझे भगवान ने बुद्धि दी ही नहीं। कुत्ता कहने लगा, मुझे भगवान ने बुद्धि नहीं दी, और ये बुद्धि क्या चीज़ होती है? तो गाय कहती है, अगर तेरे पास बुद्धि होती तो तुझे अच्छे बुरे का अनुमान सब होता। तेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि तू खाने वाली चीज़ है उसे भी खाता है, तू नहीं खाने वाली है उसे भी खाता है। पता नहीं तुझे भगवान ने बुद्धि क्यों नहीं दी है। देख, जिसे इंसान खाते हैं उस रोटियों को तू भी खाता है, दूध तू भी पी लेता है, तू सब कुछ खा लेता है, मांस तू खा लेता है, उसके बाद आज मैंने देख लिया कि तू सूखी हड्डी को भी खा रहा है। इसमें भला क्या निकलने वाला है? वो कुत्ता कहता है कि खाने और न खाने की बात छोड़ो, अब तुम ये बताओ ये बुद्धि क्या चीज़ होती है। गाय कहती है, तेरे पास है ही नहीं, भगवान ने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तुझे बुद्धि दी ही नहीं है। तो आज उस कुत्ते ने उस सूखी हड्डी को वहीं पर छोड़ा है और छोड़ने के बाद सीधा कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास में चला है। तो जब भगवान भोले बाबा के पास में पहुंच जाता है तो देखता है कि मैया पार्वती भगवान भोले बाबा पर्वत पर बैठे हुए हैं, रोने लगा है और रोने के बाद में हाथ जोड़ करके बोला है, हे प्रभु, आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया है? क्यों? भगवान भोले बाबा कहते हैं, हमने क्यों अन्याय किया है? बोले, प्रभु मुझे न्याय चाहिए। बोले, क्या चाहिए? बोले, मेरे 3 प्रश्न हैं, आप मुझे बताइएगा। पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि आपने मुझे बुद्धि क्यों नहीं दी? भगवान भोले बाबा कहते हैं, बुद्धि दी तो है। अच्छा, दी है तुमने बुद्धि, तो वो बास कहाँ करती है? और दूसरा प्रश्न ये है कि बुद्धि खाती क्या है? और तीसरा प्रश्न ये है कि बुद्धि कौन सी चीज़ पहनती है? भगवान भोले बाबा मुस्काने लगे हैं, हंसने लगे हैं, वो कुछ समझे, कहने लगे हैं, कुत्ता, हे स्वान, अब मैं तुझे समझाऊंगा, अब तुझे थोड़ा सा टाइम निकाल करके मेरे पास बैठना होगा। अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि ये बुद्धि कहाँ पर वास करती है, क्या होती है बुद्धि, और ये खाती क्या है, पहनती क्या है। भगवान भोले बाबा ने उस स्वान को अपने पास में बिठा लिया है और उसका न्याय करने लगे हैं। कुत्ते को रो रहा था, उसे शांत किया है, उसके बाद कहा है, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, भगवान भोले बाबा उस कुत्ते को कहानी सुना रहे हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार के ऊपर और आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें और किसी भी प्रकार की कोई धन धान्य की कमी ना हो। तो आइए, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं। भगवान भोले बाबा उस कुत्ते को समझाते हैं, सुनिएगा। किसी गाँव में एक गोनू नाम का ब्राह्मण रहा करता था। वो हालांकि नई उम्र का लड़का था, लेकिन विद्वान बहुत था। और उसी गांव में जो गोनू निवास करता था, उसी गांव में एक मिथिला नगरी से एक मेहमान आया। वह मेहमान गांव के एक ब्राह्मण परिवार का संबंधी था। गोनू के गांव में उसकी ससुराल थी, यानी जो मेहमान आया था मिथिला नगरी से, उसकी उस गांव में यानी गोनू के गांव में ससुराल थी। तो हमारे देश का अधिकांश हिंदी भाषी क्षेत्रों में आज भी यह परंपरा प्रचलित है कि गांव का संबंधी सबका साझा रिश्तेदार यानी सबका साझा संबंधी माना जाता है। गांव की बेटी यानी सबकी बेटी होती है। कोई उसे बहन मानता है तो कोई उसे बेटी मानता है तो कोई उसे बुआ मानता है, यानी गांव के हर व्यक्ति के साथ उसका कोई न कोई सम्माननीय संबंध जुड़ा रहता है। सो जब गांव में मेहमान आया तो गांव के लोग उसकी राजी खुशी पूछने और शहर के हालात जानने के लिए और वहां की नई नई खबरें सुनने के लिए मेहमान के पास पहुंचे। अब अंदाज लगाना कि गोनू नाम का जो ब्राह्मण था वो कहाँ पीछे रह जाता। वह भी सबसे पहले ब्राह्मण के पास में यानी उस जो मेहमान आया था मिथिला नगरी से उसके पास में पहुंच जाता है और कहने लगा है, और सुनाइए जमाई बाबू, क्या नई खबरें हैं आपके शहर की? किसी ने मेहमान से पूछ लिया। अब मेहमान बोला है, आजकल मिथिला नगरी जो हमारा नगर है वो खूब गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। अपने राज्य के और पड़ोसी राज्यों के से भी सभी अनेक विद्वान महाराज के दरबार में, जो हमारे राजा हैं उनके दरबार में और पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद में रोज शास्त्र होता रहता है राजसभा में, यानी सत्संग होता रहता है और ज्ञान की बातें होती रहती हैं। महाराज कला के पार की हैं, ऐसे साथ तो उनकी सभा में नित्य प्रच चलते ही रहते हैं। फिर ऐसी क्या विशेषता है जो दूसरे राज्यों के विद्वान भी उनके दरबार में आ रहे हैं? गोनू ने बड़े मुस्का करके उस मेहमान से पूछा है। तो मेहमान कहने लगा है, हाँ, विशेष बात तो है ही। बात ये है गोनू भैया
कि इस समय दक्षिण भारत का एक काले रंग का चोटीदारी ब्राह्मण उनकी अतिथिशाला में ठहरा हुआ है। उनके राज्य के सारे विद्वानों को चुनौती दे रखी है कि जो कोई व्यक्ति उसको शास्त्र करके यानी सत्संग करके उसे पराजित कर देगा वह उसका दास हो जाएगा। वह विद्वान यानी चोटीदारी ब्राह्मण है, वो उसका दास हो जाएगा। और अगर उसने किसी को हरा दिया सामने वाले को तो उसे उसका चेला बनना पड़ेगा और चेला बनकर के खूब सेवा करनी पड़ेगी। अपने गोनू पंडित जी को तभी वहाँ पर एक बैठा हुआ गांव का एक लड़का, एक युवक कहता है, अपने गोनू पंडित को भी शास्त्रास्त्र करने में महारत हासिल है। पिछले दिनों में इन्होंने उत्कल देश के एक विद्वान को और ये सत्संग करके हरा करके पुरस्कार जीता था। अगर ये मिथिला जा करके उस ब्राह्मण से सत्संग करें तो ये उसे पराजित जरूर कर देंगे। ऐसा कहा है एक गांव के ही एक नौजवान ने। और तभी वहां पर एक 80 साल के बूढ़े आदमी ने उठ करके खड़े होकर के कहा, गोनू बेटा, माँ काली तुम पर बहुत प्रसन्न है। मिथिला जाओ और उस ब्राह्मण की चुनौती को स्वीकार कर लो। मुझे पूरी उम्मीद है कि माँ काली की अनुकंपा से जीत तुम्हारी ही होगी। अब आपस में बातें चल रहे हैं। गोनू ब्राह्मण चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा है और उन सब की बात सुन करके और गोनू बोले, ठीक है दादाजी, यदि गाँव के लोग इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं मिथिला चला जाता हूँ, मिथिलापुरी में चला जाता हूँ, देखता हूँ कितने पानी में है दक्षिण भारत का वो ब्राह्मण चोटीधारी काले रंग का ब्राह्मण है, वो कितने पानी में है और कितना विद्वान है। अब इतना सब बात होकर के जो गोनू पंडित जी थे वो अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया तो वह पत्नी बोली है, राय दरबार में बैठने के बाद एक सुनहरा मौका है। अच्छा देखो, एक बात बताएं, राय दरबार में पहुंचने का हर किसी को मौका नहीं मिलता और हे पतिदेव, यही एक सुनहरा मौका है कि इस बहाने से आप राय दरबार में पहुंच जाओगे। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। बोले क्या खतरा है? बोले अगर हार गए तो वह ब्राह्मण तुम्हें अपना चेला बना करके तुमसे खूब सेवा करवाएगा, इसलिए सोच समझ कर ही उसकी चुनौती स्वीकार करना। पहले 1-2 दिन दरबार में बैठकर उसकी विद्वता का आकलन करना, उसके बाद ही कोई कदम उठाना। भगवान भोले बाबा समझाते हैं, हे स्वान सुनिएगा ध्यान लगा करके, तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में आपको मिलने वाले हैं। अब जब पत्नी की इतनी बात सुनी है तो वो गोनू ब्राह्मण कहने लगा है, तुमने सही राय दी है, अच्छा मैं ऐसा ही करूँगा। और मिथिला जाने की तैयारी में जुट गए। अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते ही वो गोनू पंडित जी और मिथिला नगरी के लिए चल पड़े हैं। 2 दिन दरबार में बैठ करके उन्होंने ब्राह्मण की विद्वता यानी कितने ब्राह्मण हैं इस चीज़ का और आकलन किया है। और तीसरे दिन जो प्रतियोगी जो शास्त्रास्त्र करने के लिए आते थे उस दरबार में, उनमें जाकर के शामिल हो गए हैं, उनकी कतार में खड़े हो गए। तो सबसे पहले उन्होंने सम्मान पूर्वक मिथिला नरेश जो राजा थे उनको प्रणाम किया और फिर अपना परिचय दिया है। वे बोले ही, महाराज मैं आपकी प्रजा का ही एक नागरिक हूँ और दक्षिण के इन ब्राह्मण महाशय से बहस करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। बहस नहीं है, शास्त्रास्त्र कहो नौजवान। दक्षिण के जो राजा थे मिथिला नरेश, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा है। तो गोनू ब्राह्मण बोले, एक ही बात है महाराज, आप इसे जरेबी कह सकते हैं। गोनू ने कहा, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी विशेष बात पर ही बहस हो सकती है या किसी भी विषय पर बहस हो सकती है? किसी भी विषय पर और बहस हो सकती है। यहाँ पर प्रतियोगी को पूरी छूट है, जैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है बशर्ते वह अश्लील ना हो। महाराज ने इसका जवाब दिया है। अब क्या है, तब तो ठीक है। गोनू ने कहा, तब तो ठीक है और ब्राह्मण की ओर उन्मुख होकर के पूछा, पंडितवर ब्राह्मण देवता, अब आप ही बताइए, क्या पहले प्रश्न आप करना चाहेंगे हमसे? ब्राह्मण देवता बोले, नहीं, तुम चाहो तो पहले प्रश्न पूछ सकते हो। मुझे उसे ब्राह्मण को पूरा विश्वास था कि यह सामान्य सा दिखने वाला युवक किसी गूढ़ विषय पर तो प्रश्न करेगा नहीं, क्योंकि सूरत से ही यह कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा दिखाई नहीं दे रहा है। बस इसी जगह पर पंडित जी मात खा गए। भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे स्वान, पंडित जी ने गोनू पंडित को हालांकि देखने में लड़का था तो उसको हल्के में ले लिया, इतना हल्के में ले लिया कि विचार किया है ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है। गोनू को पहले प्रश्न पूछने का मौका दे दिया है। पंडित जी कहने लगे, नहीं ऐसा करो, आप ही पहले प्रश्न पूछिएगा। गोनू बोले, ब्राह्मण देवता, मैं सिर्फ आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि आपने मेरे तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो शर्त के मुताबिक मैं आपका दास बन जाऊंगा, और दूसरी स्थिति में अगर आप हार गए तो ध्यान रखना, आपको मेरी श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ेगी, आप मुझे गुरु कहोगे फिर। पंडित जी बोले, ठीक है, पूछो प्रश्न, क्या पूछना चाहते हो? तो आज गोनू ने प्रश्न उछाला है। गोनू ने प्रश्न पूछा है, हाथ जोड़ करके कहा, ब्राह्मण देवता, मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि बुद्धि का निवास कहाँ होता है, बुद्धि कहाँ रहती है? भगवान भोले बाबा कहते हैं, स्वान अब ध्यान दे करके सुनना, अब तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं इस कहानी में।
और जब गोनू ने इतना ऐसा प्रश्न पूछा कि बुद्धि निवास कहाँ करती है, तो एकदम से जो बुद्धिमान ब्राह्मण थे वो हंसने लगे हैं। ब्राह्मण जी कहने लगे हैं, ये भी कोई प्रश्न हुआ है? छोटा सा बच्चा भी जानता है कि बुद्धि मस्तिष्क में रहती है। एकदम से गोनू पंडित जी बोले, गलत, बिल्कुल गलत। बुद्धि निवास करती है होठों में। गोनू बोले हैं, सोचिए, अगर आप अपने होठ न खोलें, अगर आप अपनी बात किसी के सामने न रखें, तो आपको कोई कैसे समझेगा कि ये कितने बड़े विद्वान हैं? आप कैसे अपना और परिचय दे पाओगे कि ये कितने बड़े विद्वान हैं? सामने वाला आपको कैसे समझेगा अगर आप चुपचाप ही बैठे रहे, अपने होठ ना खोलें? तो बुद्धि इंसान के होठों पर वास करती है, कि जिह्वा पर वास करती है कि हम कितने बड़े विद्वान हैं। एकदम से राजा प्रसन्न होकर के बोले, बिल्कुल सही कहा है गोनू बेटा तुमने। होठ खोलने मात्र से ही तो पशु पक्षी और मानव का अंतर ज्ञात हो सकता है। कुछ सीमित मात्रा में तो बुद्धि पशु पक्षियों में भी होती है, किंतु वे उनका प्रकटन नहीं कर पाते। हमारे विद्वान पंडितवर जी इस बात को भी भली बात जानते होंगे। अब ब्राह्मण ने सुना कि ये तो मुझसे ही ये बात कहलवाना चाहते हैं, तो ब्राह्मण देवता ने और अपना धीरे से सिर हिला करके स्वीकार कर दिया। अब गोनू पंडित जी बोले हैं, सुनिएगा ब्राह्मण देवता, आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। अब सुनिए, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है। भगवान भोले बाबा कहते हैं, स्वान सुनिए ध्यान लगा करके, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि बुद्धि खाती क्या है? बुद्धि किस चीज़ का आहार करती है? गोनू ने पूछा। ब्राह्मण ने गोनू के इस प्रश्न पर आपत्ति जताई, बोला यह है एक बेसिर और बिना पैर का प्रश्न है। भला बुद्धि भी कोई चीज़ खाती है क्या? एकदम से गोनू कहने लगे, खाती है पंडित जी महाराज। गोनू बोले हैं, बुद्धि का आहार है समय, बुद्धि समय को खाती है। महाराज ने सहमति में सिर हिलाया, बोले बहुत विद्वत्तापूर्ण प्रश्न किया है तुमने। सचमुच बुद्धि के द्वारा ही समय की उपादेयता का आकलन किया जा सकता है। और महाराज, अब मेरा तीसरा प्रश्न है आपका, आप 2 प्रश्नों में हार चुके हैं। अब मेरा तीसरा प्रश्न है आपसे कि बुद्धि पहनती क्या है? गोनू ने पूछ लिया। और गोनू के इस अजीबो गरीब प्रश्न का ब्राह्मण चकरा गए। इस प्रश्न को सुन करके उससे कुछ जवाब देते नहीं बना। तो गोनू से कहा है, महाराज आज्ञा हो तो। अब इस प्रश्न का गोनू बोले हैं महाराज से, राजा से, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो इस प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं। तो पंडित जी तो नहीं बोल पाए, उससे पहले ही महाराज ने कहा है कि महाराज ने कहा है कि इस प्रश्न का उत्तर और गोनू तुमको ही देना पड़ेगा। तो गोनू कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मैं तब दूंगा महाराज जब आप मुझे अपने जैसी राजसी पोशाक यानी राजसी कपड़े मंगा देंगे। अब महाराज भी चक्कर में पड़ गए। वो ब्राह्मण देवता तो चक्कर में थे, वो तो थे ही, लेकिन अब तो महाराज भी चक्कर में पड़ जाते हैं। महाराज विचार करने लगे, पता नहीं ये गोनू क्या कहना चाहते हैं। लेकिन महाराज ने विचार किया, चलो प्रश्न का उत्तर तो मिल ही जाएगा। एकदम से महाराज ने, और गोनू के इस कथन को महाराज ने भी समझ नहीं सके, किंतु उन्होंने राजसी पोशाक यानी कपड़े मंगवा दिए। अब पोशाक पहन करके गोलू बोले हैं, उपस्थिति में जितने विद्वान बैठे हैं सभी ध्यान लगा करके सुनना, क्या आप लोग अब भी नहीं समझे कि बुद्धि क्या पहनती है? बुद्धि की पोशाक होती है राजसी वस्त्र। राजा का पद सिर्फ शक्ति से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए बुद्धि बल की भी आवश्यकता होती है। गोनू ब्राह्मण की इस बात को सुनकर के ब्राह्मण का चेहरा उतर गया। भगवान भोले बाबा कहते हैं, ही स्वान, स्पष्ट था कि वह गोनू से पराजित हो गया और वह अब गोनू का सेवक बनकर के रहना पड़ेगा। लेकिन गोनू ने उससे कहा, विप्रवर, आप सचमुच ही एक प्रकांड विद्वान हैं और मैं आपको नमन करता हूँ। मैं अपनी शर्त से आपको मुक्त करता हूँ। बहस या शास्त्रार्थ करना एक और बात है और विद्वान का सम्मान करना दूसरी बात है। आप मेरे लिए पहले भी पूज्य थे और आगे भी पूज्य बने रहेंगे। ब्राह्मण का सिर लज्जा से और झुक गया, लेकिन महाराज सहित सभी दरबारियों के चेहरे खेल उड़े। आखिर राज्य के ही एक युवक ने शास्त्रास्त्र में दक्षिण के उस ब्राह्मण को पराजित कर दिखाया। महाराज प्रसन्न होकर के बोले, गोनू से बोले, युवक, हमें तुम पर गर्व है, हमें प्रसन्नता है कि तुमने मिथिला का सम्मान सुरक्षित रखा है। आज से हम तुम्हें अपनी राजसभा में स्थान देते हैं। हम तुम्हें यह छूट भी देते हैं कि तुम्हें नित्य प्रति दरबार में आकर के उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी। तुम जब भी चाहो दरबार में आ जा सकते हो। भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे स्वान, अब तुम्हें मालूम पड़ गया होगा कि ये बुद्धि क्या चीज़ होती है। बुद्धि से इंसान चाहे कुछ कर सकता है, और बुद्धि क्या खाती है और बुद्धि क्या पहनती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।